Hello everyone, this is Lokesh Meena here. Today we will be discuss about principle of DC generator. DC जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है कि जब फ्लक्स एंड कंडक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, जब फ्लक्स एंड कंडक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ एक प्रकार से वोल्टेज है। ईएमएफ एक प्रकार से वोल्टेज है। उसी को क्या बोलते हैं? फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे जितनी भी मशीन्स होती है, ऐसा नहीं है कि डीसी जनरेटर है, जितनी भी रोटेटिंग मशीन होती है, स्टेशनरी मशीन होती है, वो फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही वर्क करती है। ओके, सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूँ कि फ्लक्स होता है। फ्लक्स कहाँ से आता है? जैसे कि आपके पास ये मैग्नेट है, मैग्नेट क्या क्रिएट करती है? फ्लक्स, और फ्लक्स से क्या क्रिएट होता है? करंट। ओके, और यहाँ पे आपके पास कंडक्टर है। ओके, इस कंडक्टर में और यहाँ पे जो ये आपके पास मैग्नेट है, इसके फ्लक्स और इस कंडक्टर के बीच में क्या होता है? रिलेटिव मोशन आपको देखने को मिलता है। ओके, रिलेटिव मोशन जब दोनों के बीच में देखने को मिलता है तो इस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ एक प्रकार से वोल्टेज होता है। ईएमएफ एक प्रकार से वोल्टेज होता है। तो इस कंडक्टर के अंदर आपको ईएमएफ देखने को मिलता है, उसे ही क्या बोलते हो? फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो फेराडे के लॉ पे ही ये डीसी जनरेटर हो गया, जितनी भी मशीन्स होती है, रोटेटिंग मशीन हो या स्टेशनरी मशीन हो, वो फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही वर्क करती है। ओके, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे रिलेटिव मोशन होता है कंडक्टर एंड फ्लक्स के बीच में, कंडक्टर एंड फ्लक्स के बीच में, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स लिंकिंग होता है। फ्लक्स लिंक होता है कंडक्टर के साथ। जैसे ही फ्लक्स इस कंडक्टर के साथ लिंक होगा तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट कर जाएगा, क्योंकि वहां पे रिलेटिव मोशन आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपके दिमाग में दो क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ये रिलेटिव मोशंस एंड फ्लक्स लिंकिंग क्या है। फ्लक्स लिंकिंग का मतलब क्या होता है? अगर इसको मैथमेटिकली में रिप्रेजेंट करूं तो साई से रिप्रेजेंट करते हैं। साई इक्वल्स टू होता है n फाई। ओके, मैथमेटिकली साई इक्वल्स टू n फाई होता है। ये होता है फ्लक्स लिंकिंग। ओके, मतलब ये फ्लक्स लिंक होता है कंडक्टर के साथ। ये फ्लक्स लिंक होता है कंडक्टर के साथ, तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा फेराडे ने 200 ईयर पहले बताया था। ओके, जैसा कि यहाँ पे मैंने लैंग्वेज में आपको बता रखा है, इट स्टेट्स दैट whenever the flux linking with a conductor changes, an electromagnetic force is set up in that conductor. That is called as Faraday law of electromagnetic induction. Okay, यहाँ पे बता रखा है कि मैंने रिलेटिव मोशन होता है कंडक्टर एंड फ्लक्स के बीच में। फ्लक्स स्टेशनरी हो सकता है एंड कंडक्टर रोटेटिंग हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, तब भी आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने बता रखा है रिलेटिव मोशन बिटवीन फ्लक्स एंड कंडक्टर। अगर फ्लक्स आपका स्टेशनरी, फ्लक्स स्टेशनरी और कंडक्टर आपका मूविंग है, उस कंडीशन पे भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। उस कंडीशन पे भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब जो वो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डायनेमिकली नेचर का होगा। कौन सा? डायनेमिकली नेचर। ओके, अब देखो ये एग्जांपल है डीसी जनरेटर का। ये एग्जाम है डीसी जनरेटर का। अब देखो यहाँ पे जो ये मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, यहाँ से फ्लक्स ट्रेवल कर रहा होगा नॉर्थ टू साउथ की ओर, क्योंकि फ्री स्पेस के अंदर नॉर्थ टू साउथ की ओर ही ट्रेवल करता है। ये फ्लक्स है। ओके, ये फ्लक्स ट्रेवल किया नॉर्थ टू साउथ की ओर, और यहाँ पे कंडक्टर आपका मूवेबल है। अगर मोटर होती तो मोटर रोटेट करती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज एंड जनरेटर रोटेट करता है क्लॉकवाइज। ओके, तो ये कंडक्टर आपका रोटेटिंग है, बट यहाँ पे फ्लक्स स्टेशनरी है। तो यहाँ पे फ्लक्स स्टेशनरी है एंड कंडक्टर रोटेटिंग है, तो दोनों के बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है? रिलेटिव मोशन। अब जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन देखने को मिल रहा है तो इस कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है? ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो डायनेमिकली नेचर का हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर आपका रोटेटिंग है। इसलिए आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हो E इक्वल्स टू BLV साइन ऑफ थीटा। ठीक है, E मतलब इंड्यूस ईएमएफ, B मतलब फ्लक्स डेंसिटी, L मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, V मतलब वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, साइन ऑफ थीटा। थीटा एंगल बिटवीन B एंड V। B एंड V के बीच का एंगल होता है थीटा। ओके, सेकंड कंडीशन है अगर फ्लक्स स्टेशनरी हुआ और कंडक्टर भी स्टेशनरी हुआ तो क्या उस कंडीशन पे भी ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं? क्योंकि वो कंडीशन आपको देखने को मिलती है ट्रांसफॉर्मर के अंदर। वहां पे आपका कंडक्टर भी स्टेशनरी होता है, ओके, और फ्लक्स भी स्टेशनरी होता है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मर फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइस है। ओके, तो वहां पे कंडक्टर भी स्टेशनरी होता है एंड फ्लक्स भी आपका स्टेशनरी होता है। फिर भी देखो कितनी अच्छी बात है कि वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना? तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ पे देखो ये फ्लक्स कोर के अंदर कांस्टेंट फ्लक्स ट्रेवल कर रहा है। कांस्टेंट फ्लक्स ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट फ्लक्स है और यहाँ पे आपका कंडक्टर भी स्टेशनरी, फिर भी यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ओके, ये आपके पास जो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा वो टाइम वेरिंग नेचर का होगा। कौन से नेचर का? टाइम वेरिंग, टाइम वेरिंग नेचर का।
तो ये एग्जांपल हो गया आपके पास ट्रांसफार्मर का। मतलब अगर फ्लक्स स्टेशनरी हुआ और कंडक्टर भी आपका स्टेशनरी हुआ, उस कंडीशन पे भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, थर्ड एग्जांपल है, अगर आपके पास फ्लक्स मूविंग है और कंडक्टर भी मूविंग है, दोनों की दोनों मूविंग है, तो क्या उस कंडीशन पे भी ईएमएफ इंड्यूस होगा? बिल्कुल। अगर आपके पास फ्लक्स भी मूविंग है और कंडक्टर भी मूविंग है, तो उस कंडीशन पे भी ईएमएफ इंड्यूस होगा ही सही, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आपको देखने को मिल रहा है। ओके, जैसा कि आपके इंडक्शन मशीन के अंदर देख सकते हो कि इंडक्शन मशीन के अंदर क्या होता है, रोटर का स्पीड आप थोड़ा सा कम रखते हो, उसको सिंक्रोनस स्पीड नहीं रखते हो। मतलब रोटर स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड नॉट इक्वल टू रोटर स्पीड। अगर रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड दोनों इक्वल हो गया, तो यहाँ पे दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर रिलेटिव मोशन आपको देखने को नहीं मिला, तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं। ओके, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अगर स्टेटर का आपका 1500 आरपीएम आपका स्पीड है, तो रोटर का स्पीड 1490 इतना होना चाहिए। दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ओके, अगर 1500 ही हो गया, तो दोनों के बीच में वो एक दूसरे के फ्लक्स को कट नहीं कर पा रहे। अगर कट नहीं कर पा रहे तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं। ओके, ओके, तो यहाँ पे रोटर का स्पीड थोड़ा सा कम होना चाहिए स्टेटर के स्पीड से। ओके, अभी ये स्टेटर स्पीड क्या होता है? स्टेटर तो कभी स्टेटर स्टेशनरी पार्ट है तो रोटेट होता नहीं, स्टेटर रोटेट नहीं होता, लेकिन जो उसका फ्लक्स रोटेट होता है वही आपका सिंक्रोनस स्पीड होता है। ओके, तो ये थर्ड एग्जांपल हो गया। फोर्थ की अगर मैं बात करूं कि अगर फ्लक्स आपका मूविंग है और अगर कंडक्टर आपका स्टेशनरी, तो क्या उस कंडीशन पे ईएमएफ इंड्यूस होगा? बिल्कुल। उस कंडीशन पे भी उन दोनों के बीच में आपको रिलेटिव मोशन देखने को मिलेगा। जहां पे भी आपको रिलेटिव मोशन देखने को मिलता है फ्लक्स एंड कंडक्टर के बीच में, तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये था आपके पास प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, ऐसे जितनी भी मशीन्स होती है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ही वर्क करती है। ओके, तो इतना आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये आपको मैंने समझा दिया कि इतना सा डीसी जनरेटर होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो दूसरी मशीन्स होती है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क नहीं करती है। जितनी भी मशीन होती है इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है। मतलब यहाँ पे कंडक्टर पे ईएमएफ सेटअप होता है। ओके, आप ऐसा मत समझ लेना कि मैग्नेट पे होता है, कंडक्टर पे ईएमएफ सेटअप होता है। ठीक है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होने के कारण। ओके, तो ये मैंने बता दिया, ये था आपके पास प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। ओके, ओके, थैंक यू, टेक केयर।